अटेम्प्ट किया जाए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इससे पहले कि आप सीपीटी का टेस्ट दें या उसे पास करें। अभी रिसेंटली सीपीटी के रिज़ल्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये जानना पड़ता है कि उस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। यानी कि जैसे कि सीपीटी में आप जानते हैं कि आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है। उस 2 घंटे के टाइम में आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। यानी कि जो 4 घंटे का टाइम है उसमें आप 200 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और 200 में से 100 मार्क्स आपको पाने होते हैं। तो जब भी हम पूरे पेपर को एक साथ डिस्कस करते हैं तो हम 2-2 घंटे का एक सेशन होता है। तो हम उस एक सेशन की बात करते हैं पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं हम लोग सेशन 1। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि पहले सेशन में जैसे आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं तो एक बार आपको पेपर मिलता है, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 60 अकाउंट्स, 40 लॉ या कोई भी पेपर आप ले लीजिए। तो उस 100 में से सबसे पहला काम आपको ये करना है, टिप नंबर 1, पहला काम आपको ये करना है कि पूरा पेपर एक बार आपको फर्स्ट से लेके 100 क्वेश्चंस तक 5 मिनट के टाइम में पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार आपको रीड करना चाहिए। इसको हम एक बार कह सकते हैं कि ओवरव्यू लेना। पूरे पेपर में आप देखिए क्या क्या आया है, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने नहीं पढ़ा है, क्या आपने रिवाइज़ किया था, क्या आपने किसी क्वेश्चन में आए वर्ड्स का नाम सुना है या नहीं सुना है, या क्या पूरा क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जो हमको करना है वो है दूसरा काम, टिप नंबर 2। इसमें हम क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऑर्डरली। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डरली बेसिस पे पूरा पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ा, सपोज़ हमने कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ा, उसका आंसर हमें पता चल गया कि हाँ इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, तो हम उसको तुरंत ओएमआर में फिलअप कर लेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो या तो टाइम टेकिंग है या फिर कंफ्यूजिंग है या फिर आप उसको जानते ही नहीं, उसका आंसर ही आपको नहीं मालूम, तो आप उसको छोड़ दीजिए। ये जो सेकेंड स्टेप है, इस सेकेंड स्टेप में आपको सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करने हैं और उसमें से जो क्वेश्चंस आप 100% श्योर हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा, आप उन सारे क्वेश्चंस को टिक करते जाएं। तो ऐसे करते करते आप एवरेजली, मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि आप 100 में से 40 क्वेश्चंस सेकेंड स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना था और कुछ नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना था। सेकेंड स्टेप में आपको एक बार क्वेश्चन रीड करना है, एक बार ऑप्शंस रीड करने हैं और आपको जो सही लगे, अगर आप श्योर हैं, 100% श्योर हैं, तो आप उसको टिक करें। अगर आप श्योर नहीं हैं उसको छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऐसे करते करते आप इस स्टेप में आपको आधे घंटे लगने चाहिए। 100 क्वेश्चंस हाफ एन आवर, आधे घंटे में आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उन 100 के 100 क्वेश्चंस का आंसर देना कंपलसरी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन श्योर लगता हो कि हाँ मुझे ये आता है, मुझे पता है, मैं एक बार पढ़ के उसको आंसर दे सकता हूँ, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल अगर लगता है कि टाइम टेकिंग है पर मुझे आता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेकिंग काम अब बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐसे करते करते आप सेकेंड स्टेप में 100 में से 40 क्वेश्चंस एवरेजली या 30 टू 50 के बीच में सॉल्व कर ही लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये तो रही आधे घंटे की बात। ऐसा करते करते आपके 2 घंटे में से आधे घंटे वेस्ट हो चुके होंगे। उसके बाद आपके पास बचेंगे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का टाइम होगा और आपके पास क्वेश्चंस बचे होंगे नियरली 60 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आपको थर्ड स्टेप में आना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ऐसे अब फिर से आपको सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 1 से जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए हुए उनको उठाना है। इसमें क्या करना है कि जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं या फिर जिनका आंसर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। इसमें किसी भी क्वेश्चन को एक बार से ज़्यादा सॉल्व ना करें। आपने कोई क्वेश्चन उठाया, एक बार अटेम्प्ट किया, बट आप उसका आंसर नहीं समझ पाए या आंसर आपका मैच नहीं हुआ या आप करते करते कहीं फंस गए, तो आप ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि आप सोचते हैं इसको रीस्टार्ट करते हैं या फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आप इस स्टेप में बिल्कुल ना करें। थर्ड स्टेप में आपको बस इतना करना है कि जितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं आप कर सकते हैं या आप श्योरली जानते हैं कि आप कर सकते हैं बट ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, उनको आपको करना चाहिए थर्ड स्टेप में। और जो थर्ड स्टेप है, पहले के आधे घंटे सेकेंड स्टेप तक हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट का 1 आवर है, हाफ एन आवर टू 1.5 आवर, यानी कि आपका जब 1.5 घंटे का टाइम बीत जाएगा पेपर का, तब तक का समय थर्ड स्टेप में देना है।
इसमें क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन एक बार आपने ट्राई किया, आंसर मिल गया, आपने उसको टिक कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, आपने ट्राई किया, आंसर मिला, टिक किया, नहीं मिला, छोड़ दिया। ऐसे करते करते आप ये पाएंगे कि आपने मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है वो खेल है सबसे बड़ा। मेन काम आपका थर्ड प्रोसेस के बाद स्टार्ट होता है। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोसेस में जितना टाइम सेव कर पाएंगे, जितना टाइम बचाएंगे, मैंने अपने एग्जांपल में आपको ये बताया है कि 1.5 घंटे के अंदर आपको सेकंड और थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम आपने कंज्यूम किया, तो 2 घंटे में से आपके पास अभी आधे घंटे और बचने चाहिए। अगर आपके पास आधे घंटे और बचे या आपने इससे ज़्यादा बचाए, बहुत अच्छी बात है आपके लिए और आपके पेपर के लिए। अब बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, आपकी स्पीड सेकंड और थर्ड स्टेप में जो है वही ये डिसाइड करेगी कि आगे का आपका पेपर कैसा होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो आपने थर्ड स्टेप तक किया है वो सारे इजी क्वेश्चंस का आंसर दिया है, या जो क्वेश्चंस आपको आते थे उनका आंसर दिया है। अब आपकी लड़ाई होगी उन क्वेश्चंस से जो क्वेश्चंस या तो बहुत बड़े हैं या तो आप उनको एक बार सॉल्व कर चुके हैं और आप उसका आंसर नहीं पा पाए हैं। अब आपको फोर्थ स्टेप में ये करना है कि जो क्वेश्चन सस्पेंस में है या जिनका आंसर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं या जो आपको लगता है कर सकते हैं, उन सबको फिर से सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए आपके पास बचे होंगे लास्ट के हाफ एन आवर। हो सकता है आप ज़्यादा टाइम सेव कर लें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप में, तो आप फोर्थ स्टेप में और ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं और अपना यूटिलाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। ये तो रही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस में तुक्का मारेंगे, गेस। गेस से हम ए बी सी डी जय माता दी, ए जय माता दी, बी जय माता दी, जी सी जय माता दी, डी। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस का आंसर आप तुक्का मारते हैं तो पहली बात, गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा, बिल्कुल गलत ही होगा वो। सही होने का तो कोई चांस ही नहीं है, सही होने का चांस बहुत बहुत कम है। आप ये सोचते हैं 4 में से एक ऑप्शन के सही होने का चांस 1/4 है, बट ऐसा है नहीं, वो 1/8 होता है। आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वही गलत होगा, इसीलिए लक बाई चांस कभी नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आप लक बाई चांस मारना चाहते हैं, अगर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा एक हार्ड एंड फास्ट रूल। आप सबसे पहले सारे स्टेप कीजिए, स्टेप नंबर 1 2 3 4 सारे स्टेप्स कर लेने के बाद लास्ट में जो 10 या 15 मिनट्स बचेंगे उनमें आपको क्या करना है कि ये काउंट करना है। और एक बात, कभी भी आप क्वेश्चंस को तभी OMR पर टिक कीजिए जब आप श्योर हो कि इसका आंसर यही है। अगर आप श्योर नहीं है तो नेवर आंसर अ क्वेश्चन। लीविंग एन ऑप्शन ब्लैंक इज बेटर देन लीविंग इट देन मार्किंग इट रॉन्ग। कभी भी गलत मत मार्क कीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो सही है। क्योंकि -0.25 मार्क्स पाना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। आप इससे अच्छा होगा कि 0 मार्क्स पाएँ किसी क्वेश्चन में, क्योंकि 0 मार्क्स पाएंगे नो प्रॉब्लम, -0.25 पाएंगे तो वो बाकी क्वेश्चंस के भी मार्क्स को ले डूबेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने क्वेश्चंस आपने सही सही मार्क किए हैं उनको काउंट करना होगा। सपोज देयर आर 100 क्वेश्चंस और आपने 60 या 65 मार्क किए हैं, तो मान लीजिए 60 क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं एकदम सही सही, एकदम श्योर हैं आपकी सही है, और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा तुक्का मारूं क्योंकि जितना आपको आता था वो तो आपने कर लिया, लास्ट का 10 मिनट का टाइम है, तो आप ज़रूर सोचेंगे कि मैं इसमें थोड़ा तुक्का मार लेता हूँ। तो अगर आप गेस से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो 60 अगर आपने कन्फर्म आंसर्स दिए हैं तो आप उसका निकालिए 10%। मतलब जितने भी आपने कन्फर्म आंसर्स दिए हैं, श्योर हैं जिसके बारे में, उन आंसर्स को काउंट कीजिए 60, उसका 10% निकालिए 6, यानी कि हर 10 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन को आप गेस कर सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर गेस के फॉर्मूले से ना दें, लेकिन क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कीन होते हैं तुक्का मारने की और गेस में मार्क्स को कमाने के, तो उनके लिए ये टिप है कि अगर वो चाहते हैं कि मैं गेस आंसर मारूं तो वो ये कर सकते हैं कि जितने भी श्योर आंसर्स हैं उसका 10% निकालें, और उसके 10% से ज़्यादा तो किसी भी कीमत पर तुक्का ना मारें, गेस से आंसर टिक ना करें। हाँ, उससे कम कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैंने अभी रिज़ल्ट आया है CPT का,
तो जितने भी स्टूडेंट सीपीटी में क्वालिफाई हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। और मैं चाहूँगा कि जब वो आईपीसीसी में पहुँचे तो उनका करियर बहुत ही अच्छा हो, वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। और मेरा अगला वीडियो होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नए नए आईपीसीसी में आए हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। पूरा सब कुछ एकदम झमेला हो गया है। उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दोस्त सत्यम गुप्ता है आपके साथ, और मैं आपको अगले वीडियो में गाइड करूँगा कि आईपीसीसी स्टूडेंट्स अपने पढ़ने की तैयारी कैसे शुरू करें और कैसे वो स्ट्रक्चर बनाएं कि कैसे पूरे कोर्स को एक साथ एक जगह पर लाया जाए और कैसे उन सब की तैयारी सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ की जाए। थैंक यू सो मच। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।